Why business plan is so important for raising the fund? बिजनेस प्लान एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जो एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है अगर वो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन में जा रहा है। और जो स्पेशल ट्रांजैक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फंडिंग। और इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रेजिंग द फंड? जब भी आप बिजनेस प्लान बनाएं तो बिजनेस प्लान को अपने लिए बनाएं, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आप भूल जाओ इन्वेस्टर लाने वाले हो, आप भूल जाओ कि ये कोई और यूज़ करने वाला है। आपकी अपनी जर्नी में फिर अपनी पूरी लाइफ इसमें लगाने वाली हो, तो वो जर्नी अगर पहले से विजुलाइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जब भी बिजनेसेस में फंडिंग की जरूरत होती है तो उसमें बिजनेस प्लान जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज हमारे साथ मिस्टर विक्रम शर्मा, उनसे जानेंगे, उनसे डिकोड करेंगे कि व्हाई बिजनेस प्लान इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग द फंड। तो सर, तो ये बिजनेस प्लान होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है द बिजनेस को जब फंड रेजिंग के लिए जाता है? तो देखिए, ऐसा है कि आप अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो बिजनेस प्लान एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जो एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है अगर वो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन में जा रहा है। और जो स्पेशल ट्रांजैक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फंडिंग। ओके। आप एक लेमैन की टर्म्स में समझें कि अगर मान लीजिए आप कोई अपना नॉर्मल ट्रिप भी प्लान करते हैं तो उस ट्रिप की प्लान के लिए आपको सारी चीज़ें पहले से पता होना ज़रूरी है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से प्लेन बोर्ड करेंगे, कहाँ आपको लैंड करना है, किस तरह से आपको जाना है, कहाँ आपको स्टे करना है। तो वो सारी की सारी जर्नी आपकी ऑल टुगेदर पहले से प्लान होती है। Okay. अब जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो बिजनेसेस के अंदर भी देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ जर्नी। ऐसा नहीं है कि वो आज है और कल नहीं है, ठीक है। इट्स ए कॉन्टीन्यूस जर्नी। उस जर्नी को अगर हम डॉक्यूमेंट करना चाहें, अब आज की डेट में वो जर्नी कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन हम उसको फ्यूचर के हिसाब से एक पिक्चराइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और उस बेसिस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बिजनेस प्लान। ओके। तो आप इसको ऐसे समझिए कि बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर ये डॉक्यूमेंट करेगा कि जो भी बिज़नेस में वो प्रोसीड करने वाला है उसमें सर्विसेज उसको क्या देनी है, अचीव क्या करना है, कैसे करना है और कब कब करना है। अगर ये सारे पॉइंट्स को आप एक जगह क्लब करके एक डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं तो उसको हम लोग बिज़नेस प्लान बोलेंगे। ये मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया कि हाँ बिज़नेस प्लान होता क्या है। ठीक है। अब इस की सबसे पहले आप देखेंगे रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है। तो जनरली एंटरप्रेन्योर्स कंफ्यूज होते हैं। बिजनेस प्लान है, पिच डेक है, फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है जिसको हम IM भी बोलते हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिजनेस प्लान के बारे में फोकस कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड लुकिंग है। ओके। ये डॉक्यूमेंट अगर एक स्टार्टअप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचर में मे बी 6 months 1 year डाउन द लाइन, हो सकता है अभी के अभी उसको फंड रेजिंग के लिए जाना हो, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी ये देखना चाहेगा कि इस एंटरप्रेन्योर के विज़न क्या है, वो प्रोडक्ट क्या लेके आने वाला है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। वो सब चीज़ें अगर एक जगह हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि हाँ एक बिज़नेस प्लान के लिए उसको रिक्वायरमेंट है। अब अगर मान लीजिए कोई मैच्योर कंपनी है और मैच्योर कंपनी को कोई नया सेटअप लगाना है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो बिज़नेस प्लान को ऑप्ट कर सकती है। लेकिन वहाँ पर जो बेटर डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर बैंक फंडिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे बेटर डॉक्यूमेंट होता है IM, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। लेकिन उसके अंदर आपको बैकवर्ड लुकिंग डेटा भी रखना होता है, करंट सिनेरियो भी रहेगा और फॉरवर्ड लुकिंग तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस प्लान पे फोकस करें तो आप मान के चलिए कि एक एंटरप्रेन्योर उसके माइंड में क्या विज़न है अपने आइडिया को लेकर के, किस तरह से वो आगे प्रोसीड करेगा, वो सब अगर कन्वे करना चाहता है किसी अदर पार्टी को तो वहाँ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए ही है वो, ताकि वो पूरी की पूरी जर्नी को पहले से एक सेंस कर सके कि किस किस लेवल पे उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये क्या सभी बिजनेस फंड जो बिजनेसेस फंडिंग्स के लिए जाती है कंपनी, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है? मतलब मैंडेटरी है कि ये बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है? मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी तो मैं कहूँगा है। ये होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक जर्नी पे जा रहे हैं, बिजनेस जर्नी है आपकी, ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टेप्स
सारे के सारे जो भी उसके अंदर आउटकमिंग्स आने वाले हैं वो अगर आप एक बार डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपकी एक रिहर्सल हो जाएगी कि हाँ अगर इस सिनेरियो में हम लोग जाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट की तरह हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर एक इन्वेस्टर ये इवैल्यूएट करेगा कि क्या आप उसको इस वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जो एक वैल्यूअर होगा, एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट होगा, वो इसके बेसिस के ऊपर ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा कि इस पूरे के पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन आखिर आएगी कितनी। क्योंकि सपोज़ मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आप एक फाउंडर हैं, तो आप कितना बता पाओगे मेरे को एक मीटिंग के अंदर, 2 मीटिंग में भी कितना बता पाओगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में सब कुछ हो, लेकिन आपको पूरा दिन भी दिया जाए, हो सकता है आप कुछ मिस कर जाए। तो अगर एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट बना होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपने वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया इन्वेस्टर को और उसने अपनी टीम के साथ मिलकर उसे एनालाइज किया, तो वो आपके बिजनेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। ओके, और इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए या फिर एट द टाइम ऑफ रेजिंग द फंड? देखिए ऐसा है कि आप इसको ऐसे समझो कि हम इसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करें। सबसे पहले तो जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अब हमने जनरली क्या देखा है कि जब इन्वेस्टमेंट के लिए आप बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इन्वेस्टर को क्या देखना है, आप वो सब तो डाल दोगे, लेकिन कई बार क्या होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता। कई बार तो क्या लगभग 70-80% के अंदर मैंने देखा कि वो रियलिस्टिक पिक्चर नहीं डालते। कहीं ना कहीं उसमें एक सुपरफिशियल एलिमेंट रहता है कि हाँ बहुत ही ग्लॉसी बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, ठीक है, और रियलिस्टिक सिनेरियो से काफ़ी दूर चला जाता है वो। तो मुझे ये लगता है कि जब भी आप बिज़नेस प्लान बनाएं तो बिज़नेस प्लान को अपने लिए बनाएं, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आप भूल जाओ इन्वेस्टर लाने वाले हो, आप भूल जाओ कि ये कोई और यूज़ करने वाला है। आपकी अपनी जर्नी में अगर आप टाइम लगाने वाले हो 5 साल 10 साल या फिर अपनी पूरी लाइफ इसमें लगाने वाले हो, तो वो जर्नी अगर पहले से विजुलाइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और जब आप अपने लिए बनाओगे तो आप रियलिस्टिक बनाओगे। इन्वेस्टर के लिए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कि मुझे इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, तो आप उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट डालना चाहोगे ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। दिस इज अ मिस्टेक। वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर को सब समझ में आ रहा है आप किस लिए क्या डाल रहे हो। अगर आपने डाल दिया बहुत सुपरफिशियल और बाद में आप उसको वैलिडेट ही नहीं कर पाए, व्हाट इज़ द पॉइंट। तो बेटर ये रहेगा कि आप जब भी उसके अंदर इनपुट्स डालें उसको रियलिस्टिक डालें, अपने टीम को, अपने रिसोर्सेज को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी कंट्री को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ध्यान में रख के डालें। इन्वेस्टर को भूल जाइए उस टाइम पे, क्योंकि इन्वेस्टर बिजनेस प्लान को देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टर वैल्यूएशन रिपोर्ट को देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टर आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा। डॉक्यूमेंट सिर्फ एक जरिया है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, और वो इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक होगी वो उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये क्या इम्प्लीमेंट एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन के टाइम पे भी हम इसको कर सकते हैं बिजनेस प्लान को? देखिए ऐसा है, बिजनेस प्लान आप तभी बनाना शुरू कर दें जब आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है। उस आइडिया के हिसाब से आप पूरे स्टेप्स बना लीजिए, क्योंकि बिजनेस प्लान ही आपको रिफाइन करके बता देगा कि क्या आपको इस बिज़नेस में जाना भी है या नहीं जाना। सपोज़ करिए कि आप अभी कॉलेज से निकले हैं या फिर कॉलेज में ही आपने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया, या फिर आप जॉब से थे अब स्टार्टअप की तरफ जा रहे हो आप, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर बिजनेस प्लान बना लोगे तो आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें जाना भी है या नहीं जाना है, या फिर इसमें कोई पाइवेटिंग करनी है, मतलब क्या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो अगर आप बिजनेस प्लान के थ्रू जाओगे तो उसमें होगा ये कि आपके पास जो स्टेप्स बनेंगे वो बहुत ही रियलिस्टिक बनेंगे, अगर आपने उसके अंदर एक्चुअल रिसर्च करके इनपुट डाले हैं तो। ओके, तो इसमें बिजनेस प्लान हम स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स क्या है? देखिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने माइंड में ये सोच लिया है कि आपको किस बिजनेस में जाना है, आपके पास एक ऑलरेडी आइडिया है। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो जब आपने एक आइडिया सोच लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आई थी जिस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस प्लान में कोई भी खोल के देखेगा उसको, बेशक इन्वेस्टर खोल के देखे, एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट खोल के देखे, सबसे पहले वो देखेगा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाले हो आप। सबसे पहली चीज़ होगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करिए प्रॉपरली कि क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने वाले हो, और आपने जो प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है उसका आपने सोल्यूशन क्या सोचा है। वो प्रॉब्लम और जो सोल्यूशन है वो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अब रादर मैं इसको फर्स्ट बोल तो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, देखिए जब भी किसी बिजनेस प्लान को खोल के देखेंगे सबसे पहले उसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी नजर आती है। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब ये होगा कि जितना भी पूरा बिजनेस प्लान के अंदर आपने लिखा है सब कुछ, उसकी एक समरी आप स्टार्टिंग में लिख देते हैं, इन शॉर्ट आ जाती है। क्योंकि
आप ऐसे एज्यूम करिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास 20 प्रपोजल आ गए। अब आप 20 के 20 प्रपोजल पूरे नहीं पढ़ेंगे, 100 पेज का बिजनेस प्लान कौन पढ़ने वाला है? Correct. नहीं पढ़ने वाले। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी देखोगे, उसके बेस पे कुछ एक आइडिया लगा लो कि फिल्टर कर दिया। जैसा कि हम रिज्यूमेज में देखते हैं कि एक कवर नोट होता है, कवर नोट से आइडिया लगा लेते हैं कि यार पर्सन में क्या है। तो उसी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या है, और अगर उनको ल्यूक्रेटिव लगता है तो वो उसके लिए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो वैसे एग्जीक्यूटिव समरी है, लेकिन बनता सबसे लास्ट में। ओके। उसके बाद यानी कि आपको क्या होना चाहिए वहाँ पे, वो होना चाहिए आपका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। क्या प्रॉब्लम थी और आपने उसका सोल्यूशन क्या निकाला है। ओके, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन तो आपने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केट एनालिसिस। अब आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने उसके हिसाब से एक सोल्यूशन भी निकाल लिया। अब आप जो बनाने जा रहे हैं, बेशक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या फिर कोई सर्विस लेके आने वाले हैं, अब आप इस सर्विस को लेकर के कहाँ जाओगे? आप एक मार्केट में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर जाके इसको सेल करना है। तो आपको उस मार्केट को स्टडी करना होगा कि ये प्रोडक्ट जब मैं मार्केट में लेके जाऊँगा तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट या फिर सर्विस अडॉप्ट की जाएगी, क्योंकि एट द एंड देखो आपको जाकर के रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आप सबसे पहले मार्केट को एनालाइज कर लीजिए कि कितना मार्केट है। तो उसके अंदर एक बहुत कॉमन टर्म होती है टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कितनी मार्केट है जिसके अंदर मैं ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। अब सपोज़ करिए कि आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल कार बनाने वाले हैं, ठीक है। अब उस कार को लेकर के आप रूरल सेगमेंट में तो स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहोगे। तो आपको एक प्रीमियम सेगमेंट में जाकर के उसे देखना है। तो आपको ये समझना है कि आपकी कौन सी मार्केट है जिसके अंदर ले जा करके आप इस प्रोडक्ट को रखेंगे, वहाँ जाके इसको लॉन्च करेंगे, और कितना मार्केट उसके लिए पॉजिटिव है। तो वो ये सब अगर आज की डेट में आप गेज करना चाहते हैं तो वो आज आपको मार्केट एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा। तो मार्केट स्टडी आपको करना होगा। तो मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए ऐसा है, जब इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा रहे हो तो इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है कि आपके वाले प्रोडक्ट के मामले में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना रखता हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस प्लान के अंदर ये मार्केट बता दिया कि इतना मार्केट अवेलेबल है, और उसको इवैल्यूएट करने के बाद उनको भी समझ में आता है कि हाँ ये, तो आपने क्या किया, आपने फोकस कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर उसको भी नज़र आ रहा है कि इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो ये मेरे को इस हिसाब से जो मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो मेरे को करके देगा। अब इसको अगर वैल्यूएशन के एंगल से हम देखेंगे तो वैल्यूएशन में क्या होगा कि जब आप इन सब बेसिस के ऊपर नंबर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्शंस बनाते हैं, उन प्रोजेक्शंस के बेसिस पे वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो वैल्यूअर्स इसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आप लिख रहे हो, जो मार्केट आप देख रहे हो, और आपकी प्रोजेक्शंस जो आपने रेवेन्यूज़ में प्रोजेक्शन लिया है, या फिर आपने अपने एबिटा में प्रोजेक्शंस लिया है, या फिर जो आपने अपना पैट आपका निकल के आ रहा है, तो क्या वो सब एज़ पर द मार्केट आ रहा है? अब हो सकता है मार्केट तो आपकी जा रही हो 15% के हिसाब से, ठीक है, और आपने जंप ले लिए 50% के हिसाब से, तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और मार्केट के हिसाब से अगर आपके पास कुछ यूएसपी है तो आप वो वहाँ पर मेंशन करिए। ओके, ये तो समझ में आया कि मार्केट एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद एक होता है कि प्रोडक्ट अपना मार्केट में लेके आ रहे हैं, राइट। तो जैसा आपने बताया कि भाई सारा रिसर्च आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो जब ट्रेंड चल रहा होता है, अब अगर सपोज हम एक ही प्रोडक्ट अदर कंपनी बना रही है तो इसमें आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो उसको हम कैसे डील करते हैं? देखिए कॉम्पिटिटर का क्या है ना कि आप एक प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, तो मैं ये मान के चलूँगा कि कहीं ना कहीं उससे सिमिलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सपोज करिए कि आप एक टायर ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब टायर ऑलरेडी मार्केट में है, तो बहुत सारी कंपनीज टायर बना रही हैं। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हो आप जो बिल्कुल नया है, ठीक है। अब ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मार्केट में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, उसमें कुछ बेटरमेंट कर दिया। आपने कुछ इनोवेटिव ले लिया, ठीक है। पहले नॉर्मल ट्यूब वाले टायर्स आते थे, अब वो ट्यूबलेस आए, अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ और हो जाएगी, वो कभी पंक्चर ही ना हो। अगर ऐसा कुछ इनोवेशन आप लेके आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपका डोमेन क्या रहेगा, टायर इंडस्ट्री, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र डालेंगे। आप ये देखेंगे कि कॉम्पिटिटर क्या बना रहा है। पता चले कि जो आप बनाने जा रहे हो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बना चुका है। तो आपको अपने 5 से 10 कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। 5 से 10 कॉम्पिटिटर को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट समझ में आ जाएगी, आपको अपनी सर्विस की प्लेसमेंट समझ में आ जाएगी, आपने अपनी सर्विस किस तरह से प्रेजेंट करनी है मार्केट में, आप अपनी मार्केटिंग किस तरह से करने वाले हो। तो कॉम्पिटिटर को देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कितनी वैल्यू मिल रही है मार्केट में। अगर इसका स्टॉक कोई मान ले लिस्टेड है, जैसे MRF टायर्स है, तो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आपको काफ़ी इंडिकेशन वहाँ से मिल जाता है कि ठीक है, आज तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक की जर्नी की पॉसिबिलिटी मेरे पास है। तो इसलिए कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट का USP डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने USP उस मार्केट के हिसाब से डेवलप करके दिया और बाकी से अलग है,
ऑब्वियसली यूएसपी है तो अलग ही है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को समझ में आता है तो आपके प्रोडक्ट की प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएगी उस मार्केट के अंदर, और बेशक आप वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव माइंड में लेके चल रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट सोच के चल रहे हो, तो दोनों ही केसेस के अंदर आपको उसके अंदर एज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये तो हमने बात कर ली मार्केट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की। अब जब हम प्रोडक्ट लेके आएंगे उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम कैसे अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज कंपटीशन होगा, ठीक है, बट हमें उनसे बेटरमेंट करना है, राइट, थोड़ा यूनिक दिखाना है, तो उसे कॉस्टिंग तो ज़्यादा लगती है, बट उस कॉस्टिंग कंट्रोल करने के हमें सर्विसेज को कैसे हम उसको बैलेंस और मैनेज कर सकते हैं। देखिए ऐसा ना कि ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर एनालिसिस से या फिर मार्केट के एनालिसिस से आपको समझ में आएगा कि आप जो प्रोडक्ट लेके आने वाले हो उस प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट में और सर्विसेज में कुछ इस हिसाब से चेंजेस करें ताकि वो बेटर हो जाए एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि टायर्स ही है, ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आज आपको एक ऐसा टायर दूंगा जो पंचर ही नहीं होगा कभी आपकी टायर की, मतलब आपकी, हाँ, तो यूनिक चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट हम लेके आए तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अडॉप्ट होना ही होना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो या सर्विस लेके आ रहे हो मार्केट के लिए कितना ज़्यादा यूटिलाइज करने लायक है। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर के, आपने पूरा सर्वे कर लिया, मान लीजिए आपने मार्केट को जब स्टडी किया तो आप कुछ सर्वे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट को ले जाकर के 30-40 लोगों से बात करिए, सर्वे रन करिए, आप कुछ इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो अगर आपने 50 या 100 लोगों से पता लगाया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट तो बहुत इसमें दम है, और आपने पॉजिटिव और नेगेटिव करने के बाद आपको लगा कि हाँ यार 80-90% चांस है कि ये प्रोडक्ट शूट कर जाएगा, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि 50% से नीचे लोगों ने मना कर दिया तो मुझे लगता है कि आपको फिर उसको रीवर्क करने की ज़रूरत है। इवन 50, 60, 70 की विंडो तक भी मैं बोलूँगा कि रीवर्किंग इज रिक्वायर्ड अनलेस अंटिल देयर इज अडॉप्टेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 85-90%। ओके, तो इसमें हम बिजनेस मॉडल को कैसे हम इसमें समझते हैं? देखिए बिजनेस मॉडल का मतलब हो गया कि एक ऐसा मशीनरी है जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस कैसे वर्क करेगा, आपको ये समझना है। तो पूरा का पूरा बिज़नेस कैसे वर्क करता है, किस किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, और कैसे हम उसमें से मनी जनरेट करेंगे, क्या हम प्रोडक्ट्स किस तरह से प्लेस करेंगे, किस तरह से पूरा टीम का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो पूरा का पूरा आपके बिज़नेस मॉडल के अंदर चला जाएगा। और जब हम बिज़नेस मॉडल को देख रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत होगी कि आपने इस पूरे के पूरे प्लान में किस तरह से हाईलाइट करके ये जनरेट करके दिखाया है कि कितना वैल्यू क्रिएशन आपका ये पूरा का पूरा बिजनेस या फिर प्रोडक्ट या आपकी सर्विस करने वाली है। तो आपने कितना वैल्यू जनरेट किया है और क्यों कस्टमर आपको चूज़ करेगा। अगर ये सारे के सारे आप आउटकम्स को एक जगह प्लेस करना चाहें तो ये सारा का सारा आपके बिजनेस मॉडल के अंदर चला जाता है। ओके, ये तो आपने बताया बिजनेस मॉडल। अगर भाई हम बात करें मार्केट स्ट्रैटेजी की, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं GTM, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। ओके, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने एनालाइज कर लिया, आपने मार्केट में जाके रिसर्च कर लिया, आपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर लिया। अब क्या करना है, आपको उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है। अब लॉन्च करने के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है लेकिन कितने लोग जानते हैं, लोग जानते नहीं हैं, तो आपको मार्केटिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो अब मार्केटिंग के लिए जब आप जाओगे तो आप अपने सोशल मीडिया में किस तरह से दिखाएंगे, आप मे बी ऑफलाइन मीडिया में किस तरह से दिखाएंगे, या बाकी सब तरीके से किस तरह से मार्केट तक जाएंगे आप, वो पूरी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे आप, किस किस जगह पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स को प्लेस करेंगे, तो वो सारा का सारा जो है हमारा इसके अंदर चला जाता है। ओके, और इसमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं इसमें? ओके, देखिए ऐसा है कि आपने एक चीज़ में इसमें ऐड करूँगा पहले कि देखिए जब ये सारा आपने बना लिया तो आपने अपने प्रोडक्ट का एक रेवेन्यू मॉडल भी डिसाइड किया होगा। रेवेन्यू मॉडल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाओगे तो वो किस तरह से पेमेंट्स आपके पास आएंगी, मॉडल क्या होगा उसका, क्या आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मिलेगा, क्या आपको वन टाइम पैसे मिलने वाले हैं, या किस तरह से रेवेन्यूज़ आपकी कंपनी में आने वाले हैं, तो वो सारा का सारा रेवेन्यू मॉडल में जाएगा। अब जब रेवेन्यूज़ आपके पास आ गए तो फिर बात आती है फिनेंशियल मॉडलिंग की उसकी। तो आपने सारे रेवेन्यूज़ बना लिए, आपको ये पता है कि इस साल में मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर इतना करूँगा, और अगले 5 साल 10 साल का आपने सब बना लिया। अब उस बेसिस के ऊपर आपने ये भी अभी तक इवैल्यूएट कर दिया होगा कि कितना मेरा कॉस्ट इनकर होने वाला है और क्या मेरे लास्ट में प्रॉफिट्स आने वाले। तो अगर वो सारा का सारा आपने फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट सारे के सारे बना लिए हैं और फ्यूचर ईयर लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वो सारा का सारा आपका फाइनेंशियल मॉडल में आ जाएगा, जिसको हम लोग प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ओके, और इसमें टीम का कितना बड़ा रोल होता है? बिकॉज हमें इस सब के अंदर, इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट टीम है, क्योंकि देखो एट द एंड इन्वेस्टर है या फिर वैल्यूअर है या फिर और कोई थर्ड पार्टी है, मान लीजिए बैंक ही है यहाँ पे, तो वो ये देखता है कि ठीक है आज इस बिज़नेस ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है और इसके अंदर मैं पैसा डालने वाला हूँ।
आज जो आप बता रहे हो बिजनेस प्लान आप लिख रहे हो वो सब तो फ्यूचर में होगा, लेकिन टीम आज है मेरे पास। मान लीजिए 4 फाउंडर्स हैं, तो वो 4 फाउंडर्स के हिसाब से इवैल्यूएट कर लेगा कि इनकी क्वालिफिकेशन इतना है, इनका एक्सपीरियंस इतना है, ये जो बात बोल रहे हैं इनका विज़न बहुत ही क्लियर है। ओके। तो टीम का रोल 90% से ऊपर है। तो किसी भी अगर आप फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस प्लान को देखते हो तो बिजनेस प्लान को हो सकता है वो उठा करके साइड में रख दे, वो टीम से बात करे कि यार 4 लोगों से बात करके मुझे ज़्यादा कन्विक्शन आ रही है रादर देन आफ्टर रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। ओके। तो टीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड रिस्क फैक्टर कितना है? अगर वो हमें पहले से हमें पता है कि तो वो मिस्टेक्स ना करे, राइट? देखिए ऐसा है कि जनरली गलती अवॉइड क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए जनरली गलती क्या करते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिस्क नहीं हाईलाइट करते। अब ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बिजनेस में रिस्क ना हो। तो जब भी आप अपने बिजनेस को एनालाइज करें, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है, क्योंकि आपने सक्सेस की तो प्रोबेबिलिटी पता लगा ली, बट आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ज़ीरो नहीं कह सकते हो, है ना? तो आपको जितने भी रिस्क हैं वो सारे के सारे लिस्ट करने होंगे कि ये पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो मैं रेवेन्यू प्रोजेक्शन 50 करोड़ की कह रहा हूँ, 50 नहीं आके 40 आएगी। 50 की 60 हो जाए तो एवरीबडी विल बी हैप्पी, लेकिन अगर 50 की 40 आएगी देन इट विल बी ट्रबल। ओके। डू यू थिंक कि जब भी हम बिजनेस प्लान करते हैं, राइट, तो हम सिर्फ एक प्रॉफिट को ही एक कंसिडर करते हैं, हमारा जो फोकस होता है हमारा वो प्रॉफिट पे होता है, तो कोई रिस्क पे बात करता है? रिस्क को भी एनालिसिस होती है? बिल्कुल रहता है, रिस्क प्रोफाइलिंग होती है कंपनीज की। Okay. और रिस्क प्रोफाइलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर सेक्टर का अपना रिस्क प्रोफाइल होता है कि हाँ इसमें इतना है। सपोज करिए मैन्युफैक्चरिंग है और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि वहाँ से मे बी बहुत वेस्ट मटेरियल निकलता है, मे बी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, तो वो सारा का सारा आपको डॉक्यूमेंट करना है। Okay. तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। कल को मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नया ऐसा रूल लेके आ गई जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद हो सकता है या फिर आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो उस केस को पहले से आप डॉक्यूमेंट करके चलेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। प्लस आपके लिए एक विजन क्रिएट हो रहा है कि वो डॉक्यूमेंट आगे आने वाले मतलब वो जो इनपुट्स हैं वो आगे आने वाले ईयर्स के जो प्रोजेक्शंस हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन? हाँ, कंक्लूजन देखिए ऐसा ना कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो एक टारगेट से आप चले, आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो वहाँ पर या तो आप कंक्लूड करिए अपनी टीम के लिए या फिर जो आप आगे एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं उनके लिए क्लियर पिक्चर क्रिएट होगी। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना आस्क डाल सकते हैं कि हाँ नाउ वी आर लुकिंग टू रेज फॉर एग्जाम्पल 10 CR फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग। तो वहाँ पर हम लोग ये लिस्ट करते हैं कि आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि इन्वेस्टर को टॉप टू बॉटम ये समझ में आए कि ठीक है ये पूरा का पूरा सिनेरियो है और ये इतना अमाउंट इसको चाहिए और इस पर्पस के लिए चाहिए। तो वहाँ पर आप आस्क के साथ ये भी बताते हैं कि किस पोर्शन में आप कितना पैसा लगाएंगे। मान लीजिए आपने 10 CR रेस कर लिया है, तो हो सकता है कि आप 1 CR जो है मार्केटिंग में डालने वाले हो, 50 लाख रुपीज़ आप HR में डालने वाले हो, 75 लाख आप फिनेंस में डालने वाले हो। तो ये सब आप पहले से परसेंटेज बताएंगे तो इन्वेस्टर के लिए आसान होगा और वो ये पता लगा पाएगा कि ये जो आप पिक्चर दे रहे हो ये रियलिस्टिक है या नहीं है। तो लास्ट में आप कंक्लूड करते हैं कि आस्क क्या है इन्वेस्टर से और आप इस पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर किस तरह से देखते हैं, आपका कंक्लूजन क्या है। तो आपको कंक्लूजन लिखना होता है। ओके, ऑलराइट। एंड व्हाट इज योर एडवाइस जो बिजनेस के लिए फंड रेजिंग करने चाहते हैं, और एडवाइस क्या देना चाहते हो? देखिए ऐसा है, इसको आप 2-3 एंगल से एडवाइस को समझिए कि जब भी आप बिज़नेस प्लान के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो एक रियलिस्टिक पिक्चर आपको अपने लिए जानना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये, जब वैल्यूएशन के अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको बिज़नेस प्लान चाहिए। जनरली होता क्या है कि एक इन्वेस्टर ने आपको अप्रोच किया, आप उसके बाद बिज़नेस प्लान बनाना शुरू करते हो। दैट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। आपको बिज़नेस प्लान बहुत एज अर्ली एज पॉसिबल बनाना शुरू करना चाहिए, ताकि जो जर्नी आप दिखा रहे हो, जो आप बिज़नेस प्लान में दिखा रहे हो, वो फैब्रिकेटेड ना लगे। जनरली होता है क्या, जब आपने 2 दिन में डॉक्यूमेंट बनाया तो वो दिखता है कि 2 दिन का बना हुआ डॉक्यूमेंट है। तो बेटर है आप टाइमली बनाना शुरू करें और वो डॉक्यूमेंट अपने लिए बनाएं, ना कि वैल्यूअर के लिए और इन्वेस्टर के लिए। आप उसके लिए बनाएंगे तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो आप जब भी ये डॉक्यूमेंट बनाएं तो आप उसको रियलिस्टिक रखें और अपनी टीम के लिए, अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए बनाइए। अगर वो बनाओगे तो वो रियलिस्टिक होगा और उसके बाद जब वैल्यूअर के पास जाएगा और जब इन्वेस्टर के पास जाएगा तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा। ओके, थैंक यू सो मच। और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपने बताया कि बिजनेसेस के लिए बिजनेस प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और बिजनेस प्लान बनता कैसे है। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें बात की बिजनेस प्लान होता क्या है और बिजनेस प्लान बनता कैसे है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अवर वेबसाइट www.purevalleyglobal.com and for more videos keep watching Pure Valley Talks. Thank you so much.